Hello student, myself Rajnish. Today is a third lecture of the induction motor, that is rotor current and the power factor. तो आज जो अपना टॉपिक है वो रोटर करंट और पावर फैक्टर पे है। ये थर्ड लेक्चर होगा इंडक्शन मोटर का, ठीक ना। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो रोटर सर्किट डायग्राम ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो अपने पास ना रोटर का सर्किट डायग्राम से हम अभी फाइंड आउट करके आ रहे हैं क्या, कि अगर हम स्लिप को ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है अपने पास, ये जो फिगर है ना, वो फिगर क्या है, अंडर द रनिंग कंडीशन है, अंडर रनिंग कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बताने दो, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लिखें ना तो फिर पता चलेगा कि फंस जाओगे। अंडर रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है ना, अंडर रनिंग कंडीशन हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या करेंगे ना, स्लिप को पार्टिसिपेट करेंगे। स्लिप क्या, रनिंग कंडीशन है तो स्लिप क्या होगा, स्लिप हमारे पास होगा कुछ ना कुछ स्लिप होगा। स्लिप इज इक्वल टू 1 नहीं होगा जब हमारे पास ना अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन है। स्टैंड स्टिल कंडीशन क्या है, मतलब कि रोटर क्या है कि रुका हुआ है, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल कंडीशन रोटर रुका हुआ है। अगर रोटर मेरा स्टेशनरी है या स्टैंड स्टिल है रोटर, तो हमारे पास क्या होता है ना कि स्लिप हमारे पास जो होता है वो स्लिप का वैल्यू क्या होता है, स्लिप इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। स्लिप 1 होता है और इन जो होता है वो 1, जो रोटर का स्पीड होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और स्लिप हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो देन हम ये जो सर्किट है हमारे पास रोटर इक्विवेलेंट सर्किट अंडर द रनिंग कंडीशन है, ठीक है। तो मेंशन ऑर्डर है। तो ये प्लस जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी का निकलेगा ना, जो रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा वो स्लिप इंटू रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके साथ मल्टीपल होगा, ठीक ना। जो कि हम लोग स्टार्टिंग में देख के आ रहे हैं कि अपने पास ना जो रोटर का ईएमएफ निकाल रहे थे ये था E2S। तो ये अपने पास E2S था सेकेंडरी स्टैंड स्टिल। और ये अपने पास जैसे ही हम लोग ये अपने पास ना रोटर ईएमएफ एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन, और ये अपने पास रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज के हिसाब से जब अपना रनिंग कंडीशन था, तो ये अपने पास रनिंग कंडीशन था। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो होता है स्टार्ट एट द स्टार्ट एफ आई इज इक्वल टू एफ आर, तो वही ये। तो ये अपने पास ना रनिंग कंडीशन में क्या होता है, इसके साथ मल्टीपल होता है E2S जो भी होगा। सो ये पर फेज पे है, हम लोग एक एक फेज को एनालाइज कर रहे हैं। तो उसका एक रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस कोई भी कॉपर या कोई भी जो बना होता है, अभी मैं अभी बता के आ रहा है कि रोटर का जो वाइंडिंग है वो क्या है, कॉपर या एल्युमिनियम का बना है। तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, तो लॉसेस को हम लोग रेसिस्टेंस की तरह ले लेते हैं। और रिएक्टेंस हमारे पास अभी हम देख के आ रहे हैं कि रोटर का रिएक्टेंस कहाँ से आता है, फ्लक्स के आता है, जो लीकेज फ्लक्स होता है। तो वो पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होता है, कुछ जो फ्लक्स लीक करता है डैट इज को, उस फ्लक्स से हम लोग उसको रिएक्टेंस ले लेते हैं। तो ये अपने पास ना पूरा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ना स्लिप के साथ यहाँ भी रिएक्टेंस को रखते हैं, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में बताया कि मैंने जब भी स्लिप के साथ वैल्यू ऑफ स्टैंड स्टिल कंडीशन में वैल्यू ऑफ रोटर रिएक्टेंस ये होता है, लेकिन अगर रनिंग कंडीशन लोगे तो रोटर का रिएक्टेंस स्लिप के साथ मल्टीपल होगा। ये याद करके रख लेना, ठीक है। तो रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या निकल जाएगा, अगर हम यहाँ पे केवीएल लगा लेते हैं तो मेरे पास अगर इम्पिडेंस तो ये हो जाएगा, इम्पिडेंस तो सिंपल हो जाएगा। अभी हम देख के आ रहे हैं कि अगर इम्पिडेंस निकालोगे भी तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस प्लस जे इंटू एस इंटू X2S, मतलब स्लिप X2S। रिएक्टेंस का जो रिएक्टेंस को लिख रहा है ना, तो X2S में लिख रहा है, X इंटू 2S। ये सिंपल लिखो, कुछ भी लिखो तुम, बस कुछ भी नोटेशन लिखो, लेकिन क्या है कि ना बस सही लिखना। ये नहीं कि कुछ भी लिख देना, तो ये कुछ भी मतलब ये नहीं कि एक्स इंटू स्लिप, अगर रिएक्टेंस सिंपल एक्सएल लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स इंटू एक्स एस इंटू 2S। तो ये स्लिप के साथ रोटर का रिएक्टेंस 2 इसलिए ले रहे हैं विद द स्लिप, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप रिएक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप टू रोटर रिएक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू, इसलिए ऐसे मेंशन कर रखा है ये। तो करंट क्या होता है, करंट हमेशा क्या होता है, करंट हमारे पास क्या होता है, सिंपल है, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, उसी को वोल्टेज बाई इंपीडेंस, यहाँ पे इंपीडेंस निकाल लेंगे। तो इंपीडेंस अपने पास हो गया, और रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो एस इंटू ई एस हो जाएगा, एस इंटू ई एस, जो कि और ये रोटर करंट जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे ना तो पूरी चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। वहाँ भी मैंने पूरा सर्किट के साथ वहाँ भी सर्किट के साथ बताना है, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है, सब कुछ वहाँ भी बताएंगे हम। तो ये अपने पास करंट आ गया। पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है ना कि रियल बाई मतलब जो अपने पास जो पावर फैक्टर होता है ना वो क्या होता है, रसिस्टेंस जो होता है ना, रसिस्टेंस बाई इम्पिडेंस होता है। ये ना जो रसिस्टेंस बाई इम्पिडेंस होता है, जो कि तुम्हारे पास पावर फैक्टर आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया क्या, रोटर का करंट। इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये रोटर का करंट क्या हो जाएगा, अगर स्लिप हटा लिए हो यहाँ पे, अगर रोटर ये स्लिप हटाओ या इसका वैल्यू 1 लियो, तो ये जो फार्मूला दे रखा है रोटर करंट का, अंडर द स्लिप इज इक्वल टू 1 पे दे रखा है, मतलब देयर इज अंडर नो रनिंग कंडीशन, मतलब स्लिप इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू यहाँ पे दोनों में हटा लिया। तो अगर अंडर रनिंग कंडीशन में दे लोगे तो रोटर करंट का वैल्यू ये होगा, ठीक है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो ये रनिंग कंडीशन में। और अगर हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो R2/Z2 हो जाएगा, ये मेरे पास पावर फैक्टर। तो ये R2 बाई, जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास ये cos फाई निकल जाएगा, तो ये मेरे पास पावर फैक्टर आ जाता है। ठीक है, देखो इस पे अगर हम एक न्यूमेरिकल पहले बता देते हैं, देन हम इसको स्विच ऑफ करेंगे। देखो एक चीज़, हाँ बिल्कुल यहाँ पे ना बाय मिस्टेक हमको लगा भी है, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है ना, तो यहाँ पे ये अपने पास रूट मिस्टेक है, यहाँ पे रूट छूट गया है। क्या होता है ना, रेसिस्टेंस बाय इम्पीडेंस होता है, ये रूट छूटा हुआ है। ठीक है, पावर फैक्टर में देखो हम पहले एक न्यूमेरिकल बताते हैं इस बेसिस पे। देखो एक रेसिस्टेंस है, और हम बात करते हैं कि द रेसिस्टेंस एंड द स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, मतलब स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस तो जैसे ही बोला ना, मतलब कि स्लिप इसमें मल्टीपल नहीं है। दैट इज स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज, एक ही फेज का दिया है, पर फेज और थ्री पर फेज ऑफ द इंडक्शन मोटर इज 0.1 ओम्स एंड द ये दोनों अपने पास क्या है कि ना ओम्स में ही दे रखा है। तो कोई डाउट नहीं, यहाँ पे हम एक्सेल एक्सी का कुछ भी लगाने की आवश्यक नहीं। मतलब अपने पास क्या है ना कि रसिस्ट आर का वैल्यू जो है वो क्या है 0.1 ओम है रिस्पेक्टिवली। एंड अपने पास जो एक्स है ना, एक्स ये जो है एक्स रिएक्टेंस जो है वो भी क्या है, वो भी अपने पास एक्स ऑफ स्लिप, एक्स ऑफ 2s लिखो, कुछ भी लिखो। तो ये अपने पास क्या है ना कि यहाँ पे 0.4 है ये रिएक्टेंस जो है, लीकेज रिएक्टेंस ये अपने पास ना। तो अपने पास पर फेज का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों क्या है ना दे रखा है 0.1 और 0.4 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस। और ये ना अपने पास और 100 वोल्ट पर फेज इंड्यूस्ड इन द रोटर सर्किट एट द स्टार्ट क्या है ना कि पर फेज ये भी दे रखा है एट द स्टार्ट। कैलकुलेट द रोटर करेंट पावर फैक्टर व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी व्हेन रनिंग कंडीशन, दोनों कंडीशन में। तो देखो सबसे ये तीनों डाटा अपने पास हो गया। अब हमारे पास रोटर जब स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंडीशन मतलब कि स्टेशनरी कंडीशन मतलब रोटर स्लिप इज इक्वल टू 1, ठीक, एन आर इज इक्वल टू 0, मतलब एन इज इक्वल टू 0, जो रोटर स्पीड होगा वो 0। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ये दोनों। तो देखो रोटर करंट क्या हो जाएगा, सिंपल सर्किट क्या बनेगा ना, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा से देखो। इक्विवेलेंट सर्किट जब भी अगर रनिंग अगर रोटर इक्विवेलेंट सर्किट हम बता क्या रहे हैं, रोटर इक्विवेलेंट सर्किट अंडर द स्टेशनरी कंडीशन, इक्विवेलेंट सर्किट अंडर स्टेशनरी, किसका, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट किसका, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट भी स्टेशनरी कंडीशन, या बोले तो उस पर अंडर एन आर स्लिप इज इक्वल टू 1 भी बोल सकता है, या रोटर स्टेशनरी कंडीशन में। तो क्या होगा, तो देखो ये अपने पास ना, ये देखो क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा रोटर का सेम जैसे ट्रांसफार्मर का ना, ये वाइंडिंग वाला हो गया, तो ये वाइंडिंग हो गया। ठीक है, और इस वाइंडिंग में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ उसको हम E2 भी ले सकते हैं, E2s लिखो, कुछ भी लिखो, E2 लिखते हैं। ठीक है, E2s लिखो या E2 लिखो कुछ भी, क्योंकि स्लिप के साथ मल्टीपल हो रहा है ना, इसलिए स्लिप के साथ मल्टीपल भी मतलब स्लिप के साथ ही है ना। रोटर को इस पूरे बुक में ना E2s लिखा है, E2 ले लो। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ट्रांसफार्मर भी लेते हैं। देन इसका एक रेसिस्टेंस हो गया और देन एक रिएक्टेंस हो गया। ठीक है, दोनों ओम्स वैल्यू में देखा है 0.1 और ये 0.4, ये 0.4। ठीक है, अब इसको सिंपल केवीएल इक्वेशन लगा के क्या करंट नहीं निकाल सकते हो, सिंपल केवीएल इक्वेशन लगा दोगे तो करंट निकल जाएगा। आई इज इक्वल टू E2 बाई आई इज इक्वल टू E2 का वैल्यू क्या दिया है, E2 का वैल्यू दे रखा है ना 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट यहाँ इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 100 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है। सिंपल है, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, वोल्टेज बाई सम ऑफ रेसिस्टेंस, दोनों रेसिस्टेंस के फॉर्म में ही दे दिया है। 0.1 0.4 था, 0.5 हो गया 0. लेकिन ये ना रिएक्टेंस ये ऐसे नहीं करते हैं, इसको ना ये ऐसे ही ले जाओगे, JX2 ये लिखाता कैसे है 0.1 प्लस J 0.04, ये पूरा इम्पेडेंस जो लिखोगे, इम्पेडेंस ऐसे लिखाता है, इसका इम्पेडेंस जो लिखाता है वह लिखाएगा 0.1 प्लस J 0.4 ये लिखा था। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं 0.4, तो ये अपने पास निकालोगे तो 0.1 0.4 का होल स्क्वायर निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा ना, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 मिनट, क्या 0.1 का होल स्क्वायर 0.001 आएगा, 0.4 का 0.16 आएगा, रूट अंडर 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाता है
0.41 करके आएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 0.41 करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 0.41 करोगे तो ये तुम्हारे पास 243.9 दे देगा, समथिंग यही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर फाइंड आउट। अब पावर फैक्टर निकालते हैं तो रेसिस्टेंस बाई रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस बाई रिएक्टेंस, तो रेसिस्टेंस बाई इम्पेडेंस करते हैं। यहाँ तो रिएक्टेंस है नहीं तो रेसिस्टेंस बाई इम्पेडेंस करोगे, तो रेसिस्टेंस कॉस पावर फैक्टर रेसिस्टेंस बाई रिएक्टेंस। अगर कोई ऐसा सर्किट होता है जिसमें यही चीज़ सिर्फ दे रहा तो रेसिस्टेंस बाई रिएक्टेंस लेते हैं, रेसिस्टेंस बाई इम्पेडेंस हम लेंगे यहाँ पे और हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब रनिंग कंडीशन के लिए जब इक्विवेलेंट सर्किट देखो तो रनिंग कंडीशन के लिए इक्विवेलेंट सर्किट यही होता है, फिर दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं, यही होता है रनिंग कंडीशन के लिए। आप रनिंग कंडीशन के लिए एकदम इक्विवेलेंट सर्किट याद कर लो कि स्लिप के साथ मल्टीपल E2 का वैल्यू और R2, अभी हम X2 ले रहे थे ना, तो वही E2 R2 अब क्या हो जाएगा, सब मल्टीपल में आ जाता है इसके साथ। अब स्लिप के साथ तो स्लिप यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन फाइंड आउट कर पाओगे। तो स्लिप निकालोगे तभी पता चलेगा। तो स्लिप क्या दे रखा था क्वेश्चन में, स्लिप नहीं दे रखा था अंडर रनिंग कंडीशन, तो स्लिप दे रखा था, स्लिप दे रखा था 5%, तो 0.005। तो देखो जहाँ भी ऊपर में भी 0.005, यहाँ पे 0.005, ये ना 005 होगा, ये 0.05 होगा, 0.4 नहीं होगा, ये 0.5 होगा। ठीक है, इसको मल्टीपल करोगे तो ये तुम्हारे पास फाइंड आउट हो जाएगा स्लिप इंटू, तो ये 0.04 बाई मिस्टेक लिखा गया है इसको, तो ये निकालोगे तो तुम्हारे पास 49 एम्पियर का करंट आ जाएगा पावर फैक्टर निकालने के लिए। फिर ये स्लिप को साथ मल्टीपल करोगे तो ये पावर फैक्टर निकल जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट ऊपर जो ऊपर में था वही था। ठीक है, ये अपने पास ना इक्विवेलेंट करंट सर्किट था अंडर द, ये अब अगर निकालोगे तो E2 और X2 का वैल्यू सिर्फ बदल जाता है, स्लिप के साथ मल्टीपल होता है। इम्पीडेंस सिंपल बोलते हैं कि रिएक्टेंस और जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसके साथ जब भी हम रनिंग कंडीशन लेते हैं तो स्लिप मल्टीपल होता है, रेसिस्टेंस के साथ स्लिप का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट को, कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि पावर कैलकुलेशन करने में और चीज़ें करने में थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो वेरियस पैरामीटर इन द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन द सर्किट इज गिवन डायग्राम, 1 मिनट, गिवन डायग्राम एज सो इन दिस फिगर द रोटर करंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो देखो तो ये तो तुम्हारे पास वही था रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, सेम इक्विवेलेंट सर्किट था। तो I2 करंट सप्लाई, I2 करंट फ्लो कर रहा था क्योंकि रोटर करंट था I2। ठीक है, ये अपने पास कहानी था। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या करोगे, सबको स्लिप से क्या करते हैं, स्लिप से डिवाइड लगाते हैं। क्या करते हैं, सारे फैक्टर सारे को स्लिप से डिवाइड करते हैं क्योंकि सबको डिवाइड करेंगे। तो R2/S R2/S हो गया और X2/S था तो इससे कैंसिल हो जाता है, E2 से इस कैंसिल हो जाता है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट भी हमारा मेरे पास सही है। देन इसके अकॉर्डिंग अगर हम करंट को फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास तो ये अपने पास तो I2 था ही, रोटर का करंट पिछले हम लोग देख के आ रहे हैं। लेकिन अदर एक्सप्रेशन जो अगर हम इसको अगर इस सर्किट के क्रॉस अगर करंट को फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास R2/S ये था X2 का, एंड देन डिवाइडिंग बाय द न्यूमरेटर ऑफ अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर लो तब यही इस सर्किट के क्रॉस करंट निकाल लो। तो दोनों का मेरे में अगर मेरे पास ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन से इससे डिवाइड कर लोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, और नहीं तो इस सर्किट के से निकालोगे तो या इससे ये सर्किट बन सकता है। तो दोनों बात बराबर ही है, वाइस वर्सा, सारा कहानी एक ही है। तो ये तुम्हारे पास I2 का वैल्यू निकल गया दोनों, ये जो है सो इस सर्किट के लिए I2 का वैल्यू और ये इस सर्किट के लिए I2 का वैल्यू। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इज कन्वीनियंट फॉर द इक्विवेलेंट सर्किट एंड सोन द फिगर 9.4 द रेसिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ स्लिप एंड कैन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। अब हम इसको इस तरीके से भी क्या करते हैं ना कि रेसिस्टेंस को R2 = 1/S, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो R2/S ही आ जाता। मैं थोड़ा सा इसको और स्प्लिट किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करा। इसके बाद देखो देन दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल लोड, तो ये इलेक्ट्रिकल लोड होता है। और ये हमारे पास ना R2/S दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द इलेक्ट्रिकल लोड दैट इज़ द R। अब इसके पास अगर फेजर देखोगे ना तो फेजर क्या होता है कि सबसे पहले बात तो ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज जो इंड्यूस्ड EMF हो गया सो E2S, और इसको ये क्या करेगा, लैग करेगा। ये लैग करा किससे लैग करेगा, करंट इसका लैग करेगा, करंट हमेशा लैग करेगा वोल्टेज से। तो ये वोल्टेज से लैग किया तो ये 5/2 लैग करा। देन हम इसी में लॉसेस हुआ I2/R2, ये लॉसेस इसी में आएगा। सेम एक लॉसेस आया I2, देन ये भी लॉसेस इसी में आएगा I2/R2/1/S, ये भी सेम फेज में आएगा क्योंकि करंट के फेज में रेसिस्टेंस आएगा। देन इम्पीडेंस क्या होता है, 90 डिग्री क्या करता है, करंट से लीड करता है। तो देन इसको ये अपने पास टोटल हो गया I2/R2 डिवाइडेड बाई S, इसको अगर करेंगे तो ये मेरे पास फेजर बनता है। ठीक है, I2/X2S। तो देन द सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट रोटर सर्किट इज शोन दिस फिगर, R2 इज रोटर रेसिस्टेंस एंड X2S इज स्टैंड स्टिल लीकेज रिएक्टेंस। जैसे ये रेसिस्टेंस इधर फिक्टिशियस रेसिस्टेंस, इसी को लोड रेसिस्टेंस भी हम लोग बोलते हैं, फिक्टिशियस रेसिस्टेंस बोलो या लोड रेसिस्टेंस बोलो, दोनों बोलते हैं। ठीक है, देन आफ्टर पावर कंजप्शन अगर बात करते हैं ना तो पावर का कंजप्शन यही पावर कंजप्शन हो जाता है।
जो पावर कंज्यूम करता है दैट इज़ या फिक्टिशियस रेसिस्टेंस दैट इज कॉल्ड, इसीलिए हम लोग इसको ड्राइव करते हैं जैसे इसी को। तो ये अपने पास ना मैकेनिकल पावर भी इसको बोलते हैं, मैकेनिकल पावर टू पिक द लोड दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर सच विच इज़ कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल पावर टू पिक द लोड दैट इज I2/R2। ये वाला पूरा मतलब जो करंट क्या होता, पावर क्या होता है, पावर होता है I² तो यही सिंपल है, I² तो I2 का जो सेकेंडरी का करंट इंटू रेसिस्टेंस वाला पूरा पार्ट था, ये पूरा पार्ट तो ही रेसिस्टेंस था, तो I2 × R ये अपने पास। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द मैकेनिकल लॉस, तो जब इसको हटा दोगे तो क्या मिलेगा, एक शाफ्ट का पावर मिलेगा दैट इज़ आउटपुट पावर, और बोले तो शाफ्ट पावर दैट द इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल पावर दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड करोगे पावर, जब पूरा हम पावर पढ़ेंगे ना, पावर फ्लो देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ को और भी सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे। तो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फेजर इन द रोटर सर्किट कैन शो इन दिस फिगर। तो अपने पास जो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट था तो उसमें देखोगे तो I2 लैग कर रहा था रोटर के स्टैंड स्टिल से EMF से, वही जो हम बता रहे थे, बाई एंगल F बाई एंगल फाई यहाँ पे दिया हुआ था, वहाँ पे F नहीं है, बाई एंगल फाई हो जाएगा, ये गलत है। देखो बाई एंगल फ़ाई2 दे रखा है, फ़ाई2 बाई एंगल फ़ाई2, ये मिस्टेक है बुक का। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा ना, अपने पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया ये हो गया, और वोल्टेज ड्रॉप तो यही होगा पर फेज के हिसाब से I2 वे द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ X2 ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप लीड बाई द करंट से क्या करेगा I2S से 90 डिग्री लीड करेगा जो मैंने तो वेक्टर सम से भी निकालोगे तो यही तुम्हारे पास निकल जाएगा क्या, ऑल द थ्री और वेक्टर सम विद 3 ड्रॉप इज इक्वल टू, ये अपने पास ड्रॉप आ जाता करंट बाई इम्पीडेंस, ये अपने पास ना ड्रॉप आ जाता, तो दैट इज इंड्यूस्ड EMF। वही तुम्हारे पास वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट इंटू इम्पीडेंस ये रखा लिखा है। और पावर फैक्टर क्या होता है, सिंपल जो तो हम लोग देख के आ रहे हैं क्या, रेसिस्टेंस बाई रिएक्टेंस, तो ये R2/S, ये पावर फैक्टर इन द टर्म्स ऑफ R2/S के टर्म्स में उधर से डिवाइड कर लो। इसको भी अगर ऊपर से ही डायरेक्ट अगर डिवाइड किए रहते ना, तो यहाँ पावर फैक्टर में अगर हम डायरेक्ट डिवाइड किए रहते, यहाँ पे पावर फैक्टर था ना, इसको S से डिवाइड कर लोगे तो ये S से डिवाइड हो जाता, ये S/2 हो जाता, तो ये S/2 से ये सिर्फ X2S का होल स्क्वायर हो जाता। वही फार्मूला यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट इसको डिवाइड करोगे तो भी ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, कोई बड़ा डिफ़िकल्टीज नहीं है। देखिए किधर गया, कहाँ पे गया, ये रहा ना, बस वही चीज़ है, R2/S का होल स्क्वायर। तो ये पूरा थ्योरी कवर हो जाता है मेरे पास, एक पूरा पोर्शन कवर होता है। हम लोग आप पावर फ्लो देखेंगे वो सेकेंड पोर्शन होगा, टोटल हम लोग 4 पोर्शन में ही कवर करते हैं। ये सेकेंड पूरा अगर बोले तो मैक्सिमम चीज़ें ना कवर हो गया। अब यहाँ से चाहोगे ना तो तुम खुद से भी पढ़ोगे ना तो तुम्हें सब चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये बेसिक था और मैंने बेसिक काफ़ी अच्छा बताया है। तो यहाँ तक रखते हैं, 2 न्यूमेरिकल और 4 न्यूमेरिकल इसमें और बच गए हैं, तो वो 4 न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में अपलोडेड रहेंगे, उसको देख लेना। देन हम लोग पावर देखेंगे, इसके बाद देखो ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं। इसके बाद हम लोग स्टेटर के पैरामीटर्स, इसके बाद पावर फ्लो देखेंगे, इंडक्शन मोटर को लोड कंडीशन डाल के इक्विवेलेंट को, इसके बाद उसके पावर फ्लो को देख लेंगे। देख लो ये पावर फ्लो डायग्राम देख लेंगे और काफ़ी कुछ सेकेंड मॉडल देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक उसके लेक्चर बचे हुए हैं जो लेक्चर थर्ड लेक्चर में अवेलेबल होंगे, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, तो ये अपने पास फोर्थ लेक्चर में ही सब अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड द कमेंट इफ़ देयर इज़ एनी डाउट वी आर कमेंटिंग। तो आप कमेंट कर सकते हो अगर किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप इस चैनल कमेंट बॉक्स में, और चैनल को वीडियोज़ को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।